हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली साइकोलॉजिस्ट। मैं इस चैनल पे एक सीरीज़ की शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें मैं मेरे पास आने वाले पेशेंट्स के अनुभवों को बताऊँगी। साथ ही मैं उनकी समस्याओं तथा उनको कैसे उसका सॉल्यूशन मिला, इसके बारे में भी ज़िक्र करूँगी। आज की सीरीज़ में मैं मेरे करियर की शुरुआत में आई एक पेशेंट के बारे में बताऊँगी। जब मैंने नया-नया काम शुरू किया था, उस टाइम पर ही मेरे पास एक लड़की आई थी। मैं नाम बदल कर आप लोगों के सामने रखूँगी। उसका नाम था रीता। रीता की उम्र लगभग 24 साल थी। लड़की के साथ समस्या आ रही थी कि वो अपने पिता के साथ तथा अपने भाइयों के साथ मारपीट करती थी। काफ़ी गुस्से में आ जाती थी, उन लोगों को देखते ही उनको नोचने लगती थी, उनको काफ़ी ज़ोर से धक्के दे देती थी, काफ़ी चोटें पहुँचाती थी उन सबको। सभी को ऐसा लगता था कि एक छोटी सी लड़की में जो काफ़ी दुबली पतली है, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि वो इतने लोगों को एक साथ पुश कर देती है, चोट पहुंचा देती है, किसी के संभाले वो संभाली नहीं जाती। अमूमन ऐसा देखा जाता है, माना जाता है हमारे रूरल बैकग्राउंड्स में कि ऐसी ताकतें जब भूत प्रेत या किसी का साया होता है तब आती हैं। तो उसके साथ भी जब ऐसा होने लगा तो लोगों ने यही सोचा, परिवार वालों ने और साथ में पड़ोसियों ने भी यही समझाया कि हो सकता है कि इसके ऊपर किसी प्रेत का साया हो, तभी ये ऐसा कर पाती है। नहीं तो ये संभव ही नहीं कि एक लड़की इतने सारे लोगों को धक्का दे दे, मार दे, चोट पहुंचा दे, उठा के फेंक दे। खैर, लोगों ने जैसा सलाह दिया, जैसा उन लोगों को समझ में आया, उन लोगों ने जादू टोना झाड़ फूँक करने वाले के पास उसको लेकर के गए। उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी समस्या बढ़ती चली गई। कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। रूपा की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई, उसका हेल्थ भी खराब होता चला गया। लोगों ने सोचा कि उसकी शादी करा दी जाए, शायद इससे कुछ समस्या सॉल्व हो जाए, पर वो शादी के नाम से ही चीखने चिल्लाने लगती, उसकी मारपीट और ज़्यादा बढ़ जाती, वो आक्रामक होती चली जा रही थी। अंत में माँ बाप जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। जब ये केस मेरे पास आया तो मैंने रूपा की काउंसलिंग शुरू की। शुरुआत में वो मेरे पास भी बिल्कुल वैसी ही हरकतें करती, वो बैठती तो जैसा कि हमने देखा है कई बार मूवीज़ में कि भूत जिनके पकड़ लेता है, जैसा दिखाया जाता है, तो औरतें अपने बाल हिलाती हैं, सर हिलाती हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती हैं। वैसी ही एक्टिविटी वो यहाँ भी करने लगी। मेरा स्टाफ था जो देखकर काफ़ी डर गया था, क्योंकि उसने पिक्चर्स में देखा था कि ऐसा कुछ होता है। खैर, मैंने हैंडल किया सिचुएशन को, मैंने स्टाफ को बाहर किया और मैंने रीता को ये सारी चीज़ें करने दी कि तुम करो जब तक कर सकती हो। लगभग 15-20 मिनट तक करते करते वो लगातार 2-3 दिनों के बाद थक गई। उसने देखा कि यहाँ पे कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसके बाद से उसने उन चीज़ों को करना बंद कर दिया। एक्चुअली जब कोई व्यक्ति आपके सामने इस तरह से आक्रामक बिहेवियर करे या फिर ऐसे अपने अलग उटपटांग हरकतें करे, अगर आप न्यूट्रल हो जाएं, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करें, आप कुछ भी रिस्पॉन्स ना करें, या फिर अगर वो मारपीट करने पे उतारू होता है तो वहाँ से चले जाएं, तो वो कुछ देर के बाद खुद ही शांत हो जाएगा। क्योंकि वो रिस्पॉन्स मिलने के बाद उसकी एनर्जी और ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं लोग। ऐसा ही मैंने रीता के साथ भी किया और रीता शांत होकर के बैठने लगी। जब वो शांत हुई तो फिर बातचीत करने का दौर शुरू हुआ। मैंने उससे उसकी समस्या जाननी चाहिए और धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया कि जब वो 17 साल की थी तो उसके घर में एक लड़के का आना जाना था। वो किसी रिश्तेदार का भाई लगता था और घर में उसकी काफ़ी अच्छी पहुंच थी। उसने सबको कॉन्फिडेंस में ले रखा था, माँ बाप भी उसकी बात मानते थे, काफ़ी मिलनसार स्वभाव का था। शुरू में उसने रीता को पढ़ाने के नाम पे उसके साथ समय बिताना शुरू किया। पेरेंट्स को भी लगा कि चलो, गांव में यहाँ टीचर मिलते नहीं हैं, लड़का है कुछ पढ़ा लिखा देगा और अच्छा लड़का है, तो वो उसको पढ़ाने के नाम पे उसको सेक्सुअली हैरेस करना शुरू कर दिया उसने। रीता इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि वो उसको कैसे मना करे, कैसे विरोध करे या अपने पेरेंट्स को कैसे समझाए। हालांकि उसने कुछ समय के बाद अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की इशारों में, लेकिन उसके पेरेंट्स समझते थे कि शायद ये पढ़ने के डर से ऐसा कर रही है, और साथ ही उस लड़के ने भी ऐसा ही दिमाग में भरा कि पढ़ना नहीं चाहती है, मैं डांटता हूँ डपटता हूँ, इसीलिए ये भागने के उपाय करती है कि ना पढ़ना पड़े, और उसने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले लिया। तो रूपा की कुछ सुनने वाला नहीं था। उसका ये सेक्सुअल हैरेसमेंट चलता रहा। रूपा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती चली गई।
उसके अंदर गुस्सा भरता चला गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उसके भाई इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं थे, और एक बाहर का लड़का उसके घर पे इतना कंट्रोल कर रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये उसके अंदर गुस्सा भी भर रहा था, फ्रस्ट्रेशन भी भर रहा था। खैर धीरे धीरे उसके व्यवहार में कुछ चेंजेज आने लगे। उसने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगी, और भी कुछ एक्टिविटीज़ उसके स्टार्ट हो गए जो जनरली एबनॉर्मल माना जाता है लड़कियों की तरफ से गाँव में। और वो गांव में रहती भी थी, तो उस लड़के ने ही फिर उनके दिमाग में डाला कि शायद इसको लगता है कि किसी भूत ने पकड़ लिया है, तभी ये ऐसा कर रही है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, तो मेरे जानने वाला एक है तांत्रिक, वो इसका इलाज कर देगा। पेरेंट्स तुरंत तैयार हो गए कि हाँ हाँ जल्दी इसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर शादी ब्याह कैसे होगा। और उसने उस तांत्रिक के पास रूपा को ले जाने के नाम पर भी उसका शोषण किया। अगर ये शोषण सिर्फ उस लड़के तक सीमित होता तो भी शायद बात एक समय के बाद कंट्रोल में आ सकती थी, लेकिन यहाँ स्थिति तब ज़्यादा ख़राब हो गई जब उस तांत्रिक ने भी रीता का शोषण स्टार्ट कर दिया। वो किसी को कुछ नहीं बोल पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा घुटन में थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी, कोई सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था। और इस तरह से धीरे धीरे उसका व्यवहार और ज़्यादा बदतर होता चला गया। नतीजा ये हुआ कि वो अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपने पापा को और अपने भाई को देखते ही आपे से बाहर हो जाती थी और गुस्से में उन लोगों को नोचने लगती थी या धक्का देने लगती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इन लोगों के रहते मेरे साथ ऐसा हो रहा है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तो उसकी ये नफ़रत ही इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इस तरह से गुस्से में बाहर आ रहा था अनियंत्रित होकर के, और पेरेंट्स को लग रहा था सबके कहे सुने अनुसार कि इसे किसी भूत ने पकड़ लिया है। धीरे धीरे काउंसलिंग के दौरान मैंने रीता को समझाया कि कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करना है और कैसे बताना है, कैसे इन चीज़ों से बाहर आना है। उसकी इच्छा थी कि वो उस लड़के को मारे, उसको उसके ऊपर वो गुस्सा दिखा सके जिससे वो डरने लगी थी। मैंने वो अरेंजमेंट की उसके भाई को कॉन्फिडेंस में लेकर के कि उस लड़के को बुलाया जाए। जॉब के बहाने मैंने उस लड़के को बुलवाया और वो सारा सिचुएशन क्रिएट किया गया, जैसा कि अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक सेटअप तैयार करना। मैंने वो किया और उस लड़के को बुलाकर वहाँ बैठाया गया। रीता को मैंने बुलाया और मैंने रीता को कहा कि तुम्हें जो करना है तुम करो, ये यहाँ से नहीं जा सकेगा। रीता ने उसे मारा, उसे 2-4 नहीं कई थप्पड़ मारे और काफ़ी ज़ोरदार थप्पड़ मारे। उसको मारने के बाद एक संतुष्टि महसूस हुई कि मैं जिस इंसान से डरती थी आज मैं उसको मार सकती हूँ। वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काफ़ी मददगार रहा और इस तरह से वो शांत हो पाई। खैर लड़के को हटा दिया गया, फिर भेजा गया। परिवार में चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपन होकर के तो नहीं, लेकिन एक स्मूथ वे में बताया गया कि ये क्यों इस तरह से कर रही थी, क्यों ये परेशान थी। इस तरह से रीता का तो ये केस सॉल्व हो गया। धीरे धीरे काउंसलिंग के दौरान मैंने उसे बताया, समझाया कि कैसे उसको अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहिए, कैसे उसे अपनी बात रखनी चाहिए ताकि लोग उसकी बात को सुने। गुस्से में आकर आक्रामक होकर हम जब कभी अपनी बात रखते हैं तो कोई नहीं सुनता, अक्सर लोग इसको बीमारी समझने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य ये था कि अगर आपके घर में कोई बात कहना चाहता है, कोई बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ बोल रहा है, चाहे वो बात कितनी ही खराब क्यों ना हो, उसकी सुने। बच्चों को सुन लेने से कई समस्याएं बढ़ने से पहले ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अक्सर हम अनसुना कर देते हैं बच्चा समझ करके, या फिर अपने किसी रिश्तेदार के बारे में नेगेटिव सुनकर रिश्ता ख़राब होने के डर से हम इग्नोर करने लगते हैं और इस तरह से समस्याएं बढ़ती हैं और बदतर होती चली जाती हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि बच्चों के प्रति सतर्क रहें और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इतना इंटरेस्ट अपने घर में ना दें, इतना विश्वास उन पर ना करें कि आपके बच्चों की बातें अनसुनी हो जाएं। फिर मिलती हूँ दोस्तों किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।